नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो 2026 में बिहार में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से हम रिफाइन करके कुछ इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। अगर आप बिहार एसएससी CGL 4 या फिर इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है साइंस के क्वेश्चन की दृष्टि से। तो हम इसमें वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किससे बढ़ेगी, यानी कि जो सिंपल यहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है उसका मैग्नीफाइंग पावर जो होता है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हम यहाँ पे देखते हैं। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, उसकी आवर्धन क्षमता को हम एम से डिनोट करते हैं और आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है एम बराबर में D/F, जहाँ एम क्या है आवर्धन क्षमता और डी क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एफ क्या है फोकस लेंस की दूरी, लेंस की फोकस दूरी है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को देखें अगर तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि आवर्धन क्षमता जो है वो फोकस दूरी के क्या है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। कहने का मतलब क्या है कि इस एम बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1/F इंटू में डी लिख सकते हैं। तो अगर हम एम और एफ में रिलेशन यहाँ पे देखें तो क्या है इन्वर्स है, एम क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एफ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि फोकस दूरी घटेगी तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगी और अगर फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता क्या होगी घटेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था कि फोकस दूरी को यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो उसकी फोकस दूरी को क्या करना होगा घटाना होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी में इन्वर्स रिलेशन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विद्युत शक्ति की इकाई को किस रूप में लिखा जाता है, यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी रिटन एज। तो इसको किस में लिखा जाता है, तो विद्युत शक्ति के बारे में अगर बात करें विद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं और विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है P बराबर V/I, जहाँ V क्या है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, और I क्या है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है, और इसका एम्पियर क्या होता है मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे विभवांतर का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा P बराबर में V/I, तो यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे, वोल्ट इंटू एम्पियर को हम क्या कहते हैं वाट भी कहते हैं। तो अब ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ पे ये दिया गया है, ऑप्शन में वोल्ट इंटू एम्पियर कहाँ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है, विच फेनोमेनन एक्सप्लेन्स द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो अब आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है ये समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसके कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हवा के अणुओं और धूल कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है, और जो प्रकाश है उसमें सातों रंग होता है, और उस सातों रंग में नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो अन्य रंगों की तुलना में क्या होता है छोटा होता है। इस कारण से छोटे तरंगदैर्घ्य होने के कारण उसका प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग होता है वो ज़्यादा होता है, और इस स्कैटरिंग के कारण में हमें नीला रंग का ज़्यादा स्कैटरिंग होता हुआ दिखता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि आकाश का रंग नीला है। यानी कम तरंगदैर्घ्य होने के कारण नीला जो रंग है वो वायुमंडल में सबसे अधिक बिखरता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। सवाल में क्या कहा जा रहा है कि फ्यूज तार शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु से बनाया जाता है क्योंकि मिश्र धातु में होती है। अब मिश्र धातु में क्या होती है, ये ऑप्शन आप देखेंगे। तो जो फ्यूज तार होता है उसका कार्य क्या होता है, वो काम क्या करता है कि अधिक अगर धारा है, ओवर करंट अगर हो जाए तो वह पिघल कर विद्युत परिपथ को क्या करता है, तोड़ देता है। इसके लिए आवश्यक क्या है कि वह आसानी से गर्म होकर जल्दी पिघल जाए, और इसके लिए हम मिश्र धातु जैसे टीन, लेड, बिस्मथ ये सब के का यूज करते हैं क्योंकि इसका क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि उच्च प्रतिरोधकता होता है और कम गलनांक क्षमता होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक। फ्यूज तार को इसलिए मिश्र धातु से बनाया जाता है कि उच्च प्रतिरोधकता हो एवं गलनांक उसका कम हो। अगला प्रश्न देखेंगे। विभवांतर और धारा के बीच संबंध किस नियम से व्यक्त होता है? तो विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट? तो ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो रिलेशन होता है ये क्या कहलाता है, ओम का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। V बराबर में IR होता है, जहाँ V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, धारा यानी करंट, और R क्या है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोध है, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है बशर्ते तापमान नियत रहे, और इस सूत्र में व्यक्त कैसे किया जाता है, V बराबर IR, और इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोहे के जस्तीकरण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो लोहे के जस्तीकरण में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये गैल्वेनाइजेशन जो होता है जस्ता का क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो परत चढ़ाने से उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। जंग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये जो जस्ता जो है लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क से बचाता है, जिसके कारण ये जंग लगने से बच जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा लवण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साल्ट? तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लवण नहीं है, बाकी सब लवण है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ये लवण नहीं है। तो ये क्या है, यह एक क्षार है, यानी कि यह बेस है। यह पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक है। अमोनियम क्लोराइड भी एक लवण है, और कॉपर सल्फेट भी एक लवण है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। मिट्टी की अम्लता जांचने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी प्रक्रिया है? आउट ऑफ फॉलोइंग विच इंडिकेटर इज बेस्ट टू टेस्ट एसिडिटी इन सॉइल? तो मिट्टी की अम्लता जांचने के लिए अगर देखें तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो उपयुक्त विकल्प जो है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक, जो कि यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सबसे उपयुक्त आखिर है क्यों? क्योंकि ये जो है सटीक पीएच मापता है। मिट्टी की अम्लता केवल यह जानने से नहीं होती है कि अम्लीय है या नहीं, बल्कि उसकी पीएच का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, ताकि उसकी आवश्यकता अनुसार उसमें यहाँ पे जो भी खाद उसमें उर्वरक डालने की आवश्यकता है वो हम डाल सकें। तो इसलिए ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो सबसे सटीक मापने की विकल्प है। बाकी जो है लिटमस पेपर जो ऑप्शन में था ये भी मापता है, लेकिन ये पीएच नहीं बता सकता है। मिथाइल ऑरेंज भी पीएच नहीं बताता है, और फिनेल्फ्थलीन जो है ये भी जो है यहाँ पे मुख्य रूप से क्षार की मापन के लिए ये यूज किया जाता है, ना कि अम्लीयता की मापन के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सवाल में कहा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब श्वसन क्या होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान भोजन जो है, ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर को क्या करता है, टूटने के बाद में एनर्जी प्रदान करता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से श्वसन को हम क्या कह सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? कौन सा ऊतक मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? अब ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला जो ऑप्शन था लिगामेंट। यह लिगामेंट क्या करता है, यह ऊतक जो है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। यह क्या करता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट। टेंडन क्या है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, और यही इसका राइट आंसर हालांकि होगा ऑप्शन बी, टेंडन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा ऊतक मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? बाकी ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या करता है, हड्डियों के बीच जो है, उसके जोड़ों के बीच में कुशन की तरह काम करता है और घर्षण को कम करता है। उसके बाद में बाकी ये एरियोलर ऊतक जो है, ऑप्शन डी में जो एरियोलर ऊतक दिया गया था, यह क्या करता है, यह अंगों के बीच खाली जगह को भरता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे अंगों का क्या क्या काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन ऊतक मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। अगला देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट? यानी कि फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है, यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अंडाशय, यहाँ पे देखेंगे ओवरी का निषेचन होने के बाद में यहाँ पे फूल बनता है, यानी ओवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय, ये ओवरी निषेचन के बाद में परिपक्व फूल में परिवर्तित होता है। निषेचन के बाद में परिपक्व होकर फल में बदलता है। बीजांड क्या काम करता है, निषेचन के बाद में बीज में विकसित होता है। वर्तिकाग्र क्या करता है, परागकणों को प्राप्त करने वाला एक भाग है और फल बनने की प्रक्रिया में सूख कर ये गिर जाता है। परागकोश की अगर बात करें एंथर की, तो ये फूल का नर भाग है जो परागकण बनाता है। फल बनने में यह प्रत्यक्ष विकास नहीं करता है क्योंकि ये परागकण कब बनाता है। तो परागकोश क्या है, यह एक नर भाग है, यानी कि मेल पार्ट है फूल का। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओवरी यानी कि अंडाशय। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव? अब रिएक्टिव कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसको कैसे पता करते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। धातुओं की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके अनुसार जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है वे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। तो इस तरीके से अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये नीचे से ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ऊपर क्या है, सोडियम, उसके बाद में है लोहा, उसके बाद में कॉपर और फिर चांदी। तो इस तरीके से ऑप्शन में जो है सोडियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील है। सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बाकी चांदी इसमें सबसे कम है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, विच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा घेघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं। ये होता कैसे है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये आयोडीन की कमी से होने वाला घेघा रोग में क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से गर्दन के सामने सूजन हो जाती है, तो इसी को घेघा रोग कहते हैं और ये आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से होती है। बाकी ऑप्शन में जो रिकेटस दिया गया था, रिकेटस क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से और एस्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायक है। तो रक्त का जो प्लेटलेट्स जो होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थक्का जमाने में सहायक होता है। अब ये कैसे होता है देखेंगे यहाँ पे। रक्त का जो प्लेटलेट्स है इसका मुख्य कार्य क्या है, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाता है ताकि शरीर से अधिक खून न बहे। उसके बाद में आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या है, ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है पूरे शरीर में। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ता है। प्लाज्मा क्या करता है, यह रक्त का तरल भाग है जो पोषक तत्व, हार्मोन और प्रोटीन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। तो इतनी सारी बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल में क्या है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम सब जानते हैं ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन बी। अब ये कैसे निकलता है यहाँ पे देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में जो पत्ती है, हरी पत्ती, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहायता से यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज अपना निर्माण कर रही है। ये रिएक्शन आप देखेंगे समीकरण के अनुसार। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुल 15 प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन किया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।